थे एक बार रिस्पना के स्रोत पे। रिस्पना को अब भी जो है ना, पहले तो खुली नहरें थी, लेकिन अब उन नहरों को बंद करके पानी रिस्पना का जो स्रोत पे है वो अब भी और ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि डॉक्टर एस पी सती जी से ही मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कुछ दिन जो है, इस साल तो खैर ऐसा नहीं हुआ, इस साल लगातार बारिश रही, लेकिन पिछले सालों हमने देखा कि किसी एक दिन भयंकर बारिश आ जाती थी, तब पूरी जगह कई जगह तबाही हो जाती थी और बाकी दिन हमारे सूखे रहते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार लगातार बारिश रही है और लगातार बारिश के इस बार हमने ये देखा है। तो कुल मिला के ये है कि संभलने की जरूरत हमें है। आपदाएं बढ़नी है आने वाले दिनों में, और हिमालय पे जब ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा बारिश आएगी तो पंजाब भी डूबेगा और राजस्थान में भी बाढ़ आएगी, जैसे कि अभी हो रहा है। इसलिए हम सबको भी इस पे सोचने की जरूरत है। और हमारे पुराने लोग जो थे ना, उन्होंने ऐसी जगह कभी बस्तियां नहीं बसाई, वो ऊंचे में बसते थे, हाइट पे बसते थे। तो वो पुराना एवलॉन्च जोन है, लगातार वहां एवलॉन्च आते रहे हैं, जैसे रवि चोपड़ा जी भी पिछली बार बता रहे थे। में ब्रिटिशर्स के आने के बाद, उससे पहले महारानी कर्णावती थी। कर्णावती ने एक नहर बनाई थी जिसके नाम पे यहाँ शहर नगर है एक है करणपुर। तो ये जो ऊपर रिस्पना से आ रही थी और दरबार साहिब तक जाती थी, सारे पानी वानी इससे आता था। तो ये पुरानी नहर थी, इसकी देखभाल फिर दरबार कर रहा था। दरबार जब अंग्रेज आ गए एंग्लो गोरखा वॉर के बाद 1814 में, से एलिवेटेड रोड पर बात करने के लिए इतना ज़्यादा इच्छुक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं वो एलिवेटेड रोड कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। लेकिन मैं दो चीज़ों पर मतलब रखना चाहती हूँ ताकि हम उससे प्रश्न भी बने और उसी के माध्यम से हम सोच पाएँ कि वास्तव में देहरादून जैसे शहर में, जहाँ पे अभी इससे पहले नेहरू की बात हुई या उससे पहले ये शहर क्या था, कैसे था, अब क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए अमूमन जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से 60% जो लोग हैं वो एक अगली पीढ़ी को ये देहरादून सौंपने वाले हैं। तो एक जो फर्ज है हमारा अगली पीढ़ी को देने का, तो क्या उस फर्ज को हम सही से अदा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, मैं इसी रूप में इस एलिवेटेड रोड के विषय में आपके समक्ष बात रखना चाहती हूँ कि एक समय वो था जब नहरें थी, एक समय जब वो था कि यहाँ नदियाँ थी, और एक समय ये था कि देहरादून एक ऐसा शहर माना जाता था जिसका एक अनुकूल तापमान था, एक वातावरण था, और यहाँ की आबो हवा के लिए कुछ समय के लिए कुछ लोग आते थे और वापस अपने काम में चले जाते। लेकिन आज देहरादून अब सेल्सियस यहाँ पे तापमान पहुँच गया। और तो आपका क्या आकलन है? एक और इसी के साथ एक मेरा कुछ लगा सवाल आपसे ये है कि आप जन सुनवाइयों में जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, तो जन सुनवाइयों में ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा है और ऐसा क्या है जो होता तो अच्छा होता? ये दो सवाल एक साथ। धन्यवाद भट्ट जी। पहले मैं बता दूं कि मैं हरिओम पाली हूँ और मूलतः मैं वैसे ट्रेड यूनियन का आदमी हूँ और मार्क्सवादी सोच का स्टूडेंट रहा हूँ। निश्चित तौर पर जब कोई परियोजना बन रही होती है तो आपको बहुत बारीकी से, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी परियोजना जब बन रही है तो उसके बारे में बहुत बारीकी से आपको एक सरसरी तौर पर ये आकलन करना पड़ता है, करना भी चाहिए कि ये क्यों बनाई जा रही है, किसके लिए बनाई जा रही है, इसकी लागत कितनी आएगी और इसका आम लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा वहाँ के शहरों के उसके ऊपर, और आगे जाकर इस योजना का कितना लाभ यहाँ के नागरिकों को मिलेगा। ये बहुत बुनियादी सवाल है जिसको सोचना चाहिए। अब अलग अलग सोच के लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि मैं मार्क्सवादी सोच का आदमी, और जब कोई आदमी ये कहता है कि मैं इस विचारधारा या इस सोच का आदमी हूँ तो वो लगभग उसी दायरे में ही सोचता है। तो मुझे लगता है कि जब ये परियोजना बनाई जा रही है, जब इसका किया गया है, तो मुख्यतः जब एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि एक जगह 11 किलोमीटर है, दूसरा जो बिंदाल वाला पोर्शन है ये 15 किलोमीटर का है।
आप अखबारों में पढ़िए और अगर आप दूसरे तरीके से भी पढ़िए तो यही कहा जा रहा है, मुख्यतः यातायात का मामला है कि जो बाहर से घूमने लोग आ रहे हैं, जो यात्री लोग आ रहे हैं, वो बद्री केदार वाले नहीं, मसूरी घूमने वाले पर्यटक जो लोग आ रहे हैं, वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, जिनके लिए हमने तथाकथित रूप से एक सड़क बनाई थी कि 2.5 घंटे में ही वो दिल्ली से देहरादून आ जाए, उन लोगों को ये लग रहा था कि 2.5 घंटे से हम देहरादून तो पहुंचा दे रहे हैं उनको, लेकिन वो देहरादून के अंदर ही मसूरी पहुंचने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ये सवाल लगातार अनुप जी भी और CMG जी भी लगातार उठाते उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अपना कोई अलग से कोई वो नहीं है, जो सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, मैं उन्हीं चीजों को कह रहा हूँ कि जब लग रहा था कि देहरादून में बहुत ज्यादा वो है, तो उन्होंने ये सोचा, कुछ जो PWD के लोग थे, कुछ सरकार में बैठे लोग थे, और कुछ लोग वो जो ये इनके प्रकरण कुछ कमाना चाहते हैं, उन लोगों ने इस परियोजना के ऊपर अपनी बात रखी। लेकिन मेरा साफ कहना है कि ये पूरी तरीके से ये जो परियोजना बनाई गई है, ये कुछ उन लोगों के लिए बनाई गई है जो एक एलीट क्लास है, जो अपर क्लास है, जो घूमने के लिए मसूरी आना चाहती है, उन सबको जो मसूरी ले जाना चाहते हैं। अब ठीक है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो जाएगी, और कई प्रोजेक्ट दिखाया उन्होंने, वो लगातार वो क्या कहते हैं, एक एनिमेशन वीडियो भी बनाई है कि जाम कम हो जाएगा। देखिए भट्ट जी, रिंग रोड भी तो बनाई जा रही है, रिंग रोड भी तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बनाई गई है। हमने सारी सड़कों को चौड़ा किया है, हमने तो दून स्कूल की भी आधी 120 करोड़ की जमीन उनसे ले ली। क्या इनसे हमारा यातायात हुआ? जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, जब 1:30 बजे जिनका छूटता है स्कूल, उनसे पूछिए कि किस तरीके की आफत आ भी रही। देखिए, बहुत जरूरी है कि जब तक यातायात के मामले में आम नागरिकों को जागरूक नहीं किया जाएगा, यातायात संबंधी जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं होने की, एक तरफा नहीं खत्म हो सकती। चौड़ी सड़कें बना देने से ही समस्या का हल नहीं होगा, सिविक सेंस भी डेवलप करना पड़ेगा आपको। तो हमारा कहना है कि ये जो ये आप योजना बना रहे हो, मैं यहीं पे अपनी बात को आगे ले जाना चाह रहा हूँ कि जब आप एलिवेटर रोड बना रहे हैं तो आप कुछ लोगों को बनाने के लिए कुछ लोगों को हटाना चाहते हैं, और वो लोग जिनको हटाना चाहते हैं वो लोग कई सालों से उन बस्तियों के अंदर रह रहे हैं, जिन्होंने एक एक तिनका करके किस तरीके से अपना मकान बनाया होगा। किसी शायर ने बहुत कहा खूब कि एक जिंदगी काफ़ी कम पड़ जाती है मकान बनाने को, और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां ढहाने को। तो ये बात हमको सोचनी पड़ेगी कि आखिर बस्तियां ढहाने की जो नीति है उसका आप विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप विकास के नाम पर तमाम चीज़ों का उनका समर्थन करते आएंगे जो सरकार कर रही है। हमारा कहना है कि ये योजना ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है विकास के लिए, सरकार के लिए हो सकती है कि ये विकास करे। और ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ भट्ट जी कि मेरी इसी बात को एक जन सुनवाई के अंदर जब ये मैंने बात कही तो सरकार के लोगों ने, मुझे कहना नहीं चाहिए और कहने में हिचक भी नहीं है, कि एक हमारी सत्ता पक्ष के विधायक जी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मेरे हाथ से माइक ले लिया कि नहीं ये बात आप जनता को नहीं बताएंगे, ये बात पब्लिक में नहीं ले जाएंगे कि ये जनता अमीर लोगों के लिए बनाई जा रही है और गरीबों की बस्तियों को उजाड़ के बनाई जा रही है। इस बात का उन्होंने नहीं, इस मामले में तो आज हमारी ऐसा भी हो सकता है। ये है कि ऐसा नहीं है कि जिनकी मकान टूट रहे हैं उन्हीं को कहने का अधिकार है। उस शहर के आसपास में रहने वाले तमाम लोगों को, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हुए हों, चाहे वो दूसरे तरीके से जुड़े हों, उन तमाम लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। के बारे में हम सुन रहे हैं, मैं मतलब ये भी समझ रही हूँ कि मैंने कोर्ट में कई लोगों से बात करी, उनको जानकारी ही नहीं है कि ऐसी कोई सड़क बन रही है। सबके दिमाग में ये है कि बिंदाल और रिस्पना के आसपास की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं और इससे जो है सफाई हो जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि ये केवल बस्तियों का सवाल नहीं है, इसको हमें व्यापकता में ले जाने की ज़रूरत है कि ये यहाँ के एक एक नागरिक के जीवन का प्रश्न है। जो मैंने शुरू में कहा, हमारी भावी पीढ़ी का प्रश्न है कि यदि एलिवेटेड रोड, कोई रोड बनना, क्योंकि इतनी सारी सड़कें, शायद 8 सड़कें हैं जो मसूरी को जा रही है और कुछ और बनाई जा रही है। तो मसूरी, हमें केवल देहरादून के लिए नहीं सोचना है, हमें मसूरी के लिए भी सोचना है। यदि मसूरी में इतनी गाड़ियां आएंगी तो वो कहाँ रहेंगी?
कहाँ उनको रखा जाएगा, कहाँ वो पर्यटक रहेंगे। यानी कि जो मसूरी के आसपास का इलाका है, आसपास का जो जंगल है वो काटा जाएगा, उसको नगर निगम में आएगा और फिर धीरे धीरे वहाँ रिजॉर्ट्स बनेंगे और फिर गाड़ियों की जिस तरह से संख्या बढ़ेगी तो उसी तरह से भविष्य में जो आपदाओं की बात हम इससे पहले कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में मसूरी के जो पहाड़ है वो भी दरकेंगे और उसका असर यहाँ के लोगों पर ही नहीं पड़ेगा, पूरे उत्तराखंड पर पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस चर्चा को केवल यहाँ पर इस कमरे के भीतर ही नहीं रहना चाहिए, इसको हमें व्यापकता में देहरादून में फैलाना चाहिए, पर्चों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से या तमाम अन्य माध्यमों से, ताकि हम पूरे लोगों को अवेयर कर सकें, केवल मजदूरों को ही नहीं बल्कि उन मेरे ख्याल से साईं मंदिर के आसपास जाखन राजपुर रोड में कई बड़े बड़े घर या बड़े बड़े घरों के आहते जो है इस एलिवेटेड रोड के जद में आ रहे, तो मुझे लगता है कि केवल बस्तियां नहीं है, कई ऐसे घर हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एलिवेटेड रोड के विषय में बहुत और ज्यादा चर्चाएं करनी चाहिए और व्यापकता में हमें लोगों के बीच में इसको ले जाना चाहिए कि ये भावी आपदाओं का एक तरह से एक आमंत्रण है, इसलिए एलिवेटेड रोड बनना इस शहर के लिए, उत्तराखंड के लिए। और एक बस लास्ट बात ये भी है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि देहरादून राजधानी, मैं कम से कम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। ये अस्थाई राजधानी है और किसी भी अस्थाई राजधानी के लिए इतना ज़्यादा 9,000 करोड़ रुपया अभी तक शायद की बात आ रही है, इतना यहाँ के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पे, पूरा पहाड़ विनाश के कगार पे, पहाड़ रो रहा है और हम सिर्फ देहरादून को देख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसलिए इस चीज़ को हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। एक सवाल दोनों लोगों से अंत में, जो रिस्पना से ऋषिपर्णा जो योजना थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकती है? क्योंकि ये बात जो है एक बार प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी कही थी, रिस्पना का मुद्दा उनके मन की बात में भी आया था और उन्होंने कहा था ये नदी साफ होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ संभव है? बल्कि एक छोटी बच्ची ने शिकायत की थी मन की बात में, तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था कि बिल्कुल ये जो है मैं सहमत हूं, से साफ होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, ये क्या वास्तव में रिस्पना ऋषिपर्णा बन सकती है? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर कोई चीज़ प्रण कर लिया जाए तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं। दूसरी बात, ये हमारे जीवन का सवाल है, बन सकती है यदि इच्छा हो। तो मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, अगर इच्छा है और यहाँ के लोगों की, जैसे मैंने एक समय में देखा था, हम लोगों के बहुत सारे साथियों ने जहाँ पे पानी के सोते पे खलंगा के पास बनाने की, तो सारे लोग इकट्ठे हुए, तो क्या हुआ, कुछ समय के लिए इसे हम रोक पाए। यदि हम व्यापक पैमाने पे नदी के जो इर्द गिर्द गंदगी है उसको साफ करें और हम इतना दबाव बनाएं न केवल राज्य सरकार पर बल्कि केंद्र सरकार पर, तो मैं समझती हूँ कि वो एक बेहतर नदी बन सकती है और देहरादून एक खूबसूरत शहर बन सकता है। पाली जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं इसको जोड़ते हुए एक जवाब देना चाहूँगा। शॉर्ट में। हाँ बिल्कुल। एक तो ये जो एलिवेटर रोड है, कॉरिडोर, ये मेरे ख्याल 45 नोटियाल जी जरा करेक्ट करते जाइएगा, 45 हेक्टेयर में इसका उसको कब्जा करने जा रहे हैं और इसमें सरकारी भूमि जो है वो 42 हेक्टेयर के करीब है और निजी है वो करीब 2.17 हेक्टेयर के। और इसमें लिखा है कि इन्होंने 1120 लोग करीब प्रभावित होंगे, जिसमें स्थायी भी हैं और अस्थायी भी। इसके अलावा और भी सूचनाएं हैं, लेकिन इसमें ये ज़्यादा नहीं बताया गया। मैं इनकी साइट पे भी गया, कई जगह मुझे मिला नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि मोटे मोटे तौर पर 800 या 1000 पेड़ काटने का इनका परमिशन लेने का है। 2000 पेड़ का आप 3.5। तो हमारा कहना ये है कि आप जानते ही हैं, सारे गुनी लोग हैं, कि किसी ने 610 पेड़ काटने की परमिशन ली थी और 6000 पेड़ काट दिए थे। तो ऐसा ना हो कि ये लोग भी 2000 या 3500 की परमिशन लें और कितनी काट दें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप सब लोग सुनते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा लगता है और इस देश के सबसे महान लोग उसी चीज़ में जुड़े हुए हैं। IPL आपने सुना होगा, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हुई। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कौन सी टीम जीती कौन सी नहीं आ रही, पर उसमें एक था कि एक डॉट बॉल जब जाएगी तो उसके ऊपर 100 या 500 पेड़ लगाए जाएंगे।
एक डॉट बॉल जब जिसमें कोई रन नहीं बनेगा, कोई आउट नहीं होगा। इतनी बड़ी संस्था जिसके पास करोड़ों रुपए था, पूरा हिंदुस्तान के सामने झूठ परोसा गया। आज 2-3 महीने होने को हैं, एक पेड़ उसने नहीं लगाया। तो तिरविंदर जी की बात कर रहे थे, अभी जो पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, मेरी बात यहीं पे है कि जब आप इन पेड़ों को काटोगे, इनके बदले जो आप हमारा पर्यावरण खत्म होगा, उसका आप क्या करोगे। दूसरा ये कि कितना टन आप लोहा सरिया लगाओगे, उसके अंदर सीमेंट लगाओगे। आप ये हरे भरे जंगल काट के कंक्रीट का जंगल बनाना चाहते हो, तो निश्चित मानिए कि देहरादून का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको खत्म करने की योजना है। तो मेरा तो आपके माध्यम से तमाम लोगों का अनुरोध है कि जो मेड़ पे खड़े हुए इस योजना के बारे में सोच रहे हैं, खुल के सोचें, खुले दिमाग से सोचें। ये हमारे अस्तित्व के ऊपर सीधा हमला है, इसलिए इस योजना का डट कर विरोध करना चाहिए। मैं तो खुल के कहता हूँ इस बार। मेरी समझ से बातचीत काफी हो गई। आपकी तरफ से कोई सवाल किसी का हो, या फिर चाय पीने चले? और हर एडिशन में मैं एक्चुअली एक ज़माने में यूरोपियन कंपनी में काम करता था, बहुत साल मैंने यूरोपियन कंपनी में काम किया। तो त्रिलोचन जी की हर एडिशन में यूरोपियन लुक और ज़्यादा बढ़ रही है। तो पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, और दूर से जो है बड़ा बहुत बढ़िया लग रहे थे। अब रिस्पना बिंदाल आप सभी को पता है भाई, सभी आप नई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि सभी को पता है कि भाई क्यों इतनी सारी सड़कें बन रही हैं मसूरी तक के लिए, पहला तो सवाल यही है। दूसरी बात, आपने कोर्ट का कहा, समय मैं माफ़ी भी चाहूँगा, मेरे कुछ बाध्यताएं हैं कि मैं जन सुनवाई में क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक मैटर जो है सब जुडिस है, तो इसलिए मुझे राय दी गई है कि मैं ज़्यादा ना बोलूँ। उसी पे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा अगर वीडियो वगैरह ना बनाया जाए, ताकि मैं उसके बारे में थोड़ा बता सकूँ। और हम फिर चाय भी चर्चा करेंगे। और ये निमंत्रण तिवारी जी की तरफ से।